तो 1820 में ओरस्टेड द्वारा एक प्रयोग किया गया जिसकी व्याख्या नीचे दी गई है। इस प्रयोग में ओरस्टेड प्रयोग कर रहा था वैद्युत धारा का, लेकिन वैद्युत धारा के प्रयोग में उसने एकदम अचानक क्या देखा कि उसके मेज पर एक कंपास पड़ा हुआ था। कंपास एक दिक्सूचक यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम दिशाओं का ज्ञान। ये हमारे कंपास है, इसमें सुई है। इस कंपास की एक खास बात ये होती है कि इस कंपास के अंदर जो ये सुई है वो आप में ही एक चुंबक है। जब ये सुई एक चुंबक है तो इस सुई को कौन परेशान करेगा? एक चुंबक। यानी जब हम इस कंपास के पास एक चुंबक लाएंगे तो क्या होगा? इस सुई में विक्षेप होगा। तो ओरस्टेड ने क्या देखा? जब ओरस्टेड ने तार में धारा प्रवाहित की तो उसने देखा पास में पड़ी हुई कंपास की सुई में विक्षेपण शुरू हो गया, वो विक्षेपित हो गई। जब उन्हें ये ऑब्जर्वेशन मिला तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को 2-3 तरीकों से किया। कैसे किया? उसने 3 तरीकों से इस एक्सपेरिमेंट को किया। एक तार लिया AB, जिसमें क्या लगा दी? बैटरी जोड़ दी। ये क्या है? कुंजी। दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी एक तार लिया, बैटरी जोड़ दी और ये कुंजी। तीसरे में क्या किया उसने? एक तार लिया और ये एक बैटरी और ये कुंजी। इसमें बैटरी क्या जोड़ दी उसने? उल्टी। तो उसने इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि जब उसने तार में बैटरी जोड़ी और धारा प्रवाहित नहीं की, यानी कुंजी को नहीं जोड़ा, तो उसने देखा जो ये हमारा क्या बना हुआ है? कंपास बने हुए हैं। तो उसने क्या देखा कि जो ये कंपास है उसकी सुई तार के समांतर थी, यानी उसमें कोई विक्षेप नहीं हुआ। समझ में आई इतनी बात कि जब हमने तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं की तो हमारे कंपास की सुई में कोई विक्षेप नहीं हुआ, सुई ज्यों की त्यों रही। उसके बाद उसने क्या देखा? दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या देखा उसने कि जब उसने तार में धारा प्रवाहित कर दी, सभी को पता है प्लस से माइनस की तरफ को चलती हमारी धारा, तो जैसे ही उसने धारा प्रवाहित की तो उसने देखा कि कंपास की सुई में विक्षेप होना शुरू हो गया। पहले ये क्या थी? सीधी थी और अब कैसे चली गई? उधर चली गई, ऊपर की तरफ। तो क्या देखा? उसमें विक्षेप शुरू हो गया। ये तुम्हारा फिजिक्स का प्रैक्टिकल है तुम्हारा ये। तो विक्षेप, तो उसने क्या देखा? फिर उसने क्या किया? करंट को बढ़ाया। जैसे ही उसने करंट को बढ़ाया तो हमारी सुई में विक्षेप और ज़्यादा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही हमारा करंट ज़्यादा हुआ, अब सुई में विक्षेप क्यों हुआ? जबकि इसको तो एक चुंबक ही क्या कर सकती है? परेशान कर सकती है। तो उसने पाया कि जब हम तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक क्या हुआ? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। जब उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसके पास, तो क्या हुआ? सुई विक्षेपित हुई। जैसे उसने धारा को बढ़ाया तो धारा को बढ़ाने पर क्या देखा कि सुई में विक्षेप और ज़्यादा हो गया। यानी अब ये सुई यहाँ है, फिर ये सुई कहाँ होगी? ऐसे आ गई, और बढ़ाया तो ऐसे आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ गया और चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा तो सुई ज़्यादा विक्षेपित हो गई। अब उसने तीसरे में क्या देखा? उसने बैटरी को उल्टा जोड़ दिया। यहाँ पे हमारा क्या था? प्लस सिरा इधर था, माइनस इधर था। अब उस माइनस इधर कर दिया, प्लस इधर, यानी बैटरी को उल्टा जोड़ दिया और धारा प्रवाहित की। तो क्या देखा? सुई में विक्षेप तो हुआ, लेकिन क्या हुआ? विपरीत दिशा में हुआ।
यानी जो पहले विक्षेप हुआ उसी की विपरीत दिशा में हुआ। इसमें भी क्या पाया कि जैसे जैसे बैटरी को करंट को बढ़ाया विक्षेप भी बढ़ता चला गया। तो ओरस्टेड ने क्या प्रयोग निकाले इस एक्सपेरिमेंट से, क्या निष्कर्ष निकाले? पहला यही कि जब एक तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती तब तक कंपास की चुंबकीय सुई तार के समांतर ही बनी रहती है। तार ये है हमारा, समांतर बनी हुई है, ठीक है। जैसे ही कुंजी को दबाकर तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यहाँ पर हमने क्या करा, कुंजी को जोड़ा और धारा प्रवाहित कर दी। तो क्या देखते हैं हम, कंपास सुई अपनी संतुलन अवस्था से विक्षेपित हो जाती है। यानी पहले सीधी थी, अब उसमें क्या हो गया, हलचल हो गई, विक्षेपित हो गई। समझ में आया पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में हमने क्या देखा अभी, कि तार में प्रवाहित विद्युत धारा के मान में वृद्धि करने पर, अभी हमने बताया कि जब हमने धारा के मान में वृद्धि की तो क्या हुआ, सुई के विक्षेप में भी वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, सुई के विक्षेप में वृद्धि, जिससे क्या पता चला कि जैसे ही करंट बढ़ाया तो हमारा चुंबकीय जो क्षेत्र था वो भी क्या हो गया, बढ़ गया, जिससे सुई का विक्षेप बढ़ गया। तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि यदि तार में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा बदल दी जाए, हमने धारा की दिशा क्या कर दी, बदल दी। इस बार इस दिशा में थी, अब हमने बैटरी उल्टी लगाकर धारा किस दिशा में कर दी, इस दिशा में कर दी। तो क्या निकल के आया हमारा, सुई में विक्षेप की दिशा पहले से विपरीत हो जाती है। यानी पहले हमारी सुई ऊपर की तरफ थी, अब हमारी सुई कहाँ आ गई, नीचे की तरफ आ गई। समझ में आई इतनी बात। इसके बाद क्या हुआ, क्या बताया उसने कि चुंबकीय सुई केवल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से ही विक्षेपित होती है। अतः ओरस्टेड ने अपने इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला, क्या क्या सारे से स्पष्ट किया उसने कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, अर्थात गतिमान आवेश के कारण, सभी को पता है विद्युत धारा क्या होती है, आवेश का प्रवाह। हमने अभी पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम कि विद्युत धारा होती है हमारी आवेश का प्रवाह। तो जब हमारी धारा प्रवाहित हो रही है तो क्या हो रहा, आवेश का प्रवाह हो रहा है। तो यही बात उसने कही कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, अर्थात गतिमान आवेश के कारण, इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी जब हमारी धारा प्रवाहित होती है, ओरस्टेड ने निष्कर्ष निकाला कि जब हमारी धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जो हमारी इकाई का नाम है क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होगा कि जब हम किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इतनी बात समझ में आई। तो इसमें एक फैक्ट है, इन निष्कर्ष में हमने क्या देखा, जो हमने 3 किए ये, इनसे हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि जब हमारा आवेश रुका हुआ था, इसमें हमारा आवेश रुका हुआ है, कोई करंट नहीं चल रहा। तो जब हमारा आवेश रुका हुआ था यानी आवेश का वेग कितना था, 0। यानी जब आवेश क्यों रुका हुआ था अर्थात v बराबर क्या था हमारा 0, तब उसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र था, विद्युत क्षेत्र था। सिर्फ क्या था, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र होता तो क्या होती, हमारी सुई विक्षेपित होती। तो चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं हुई तो इसका मतलब क्या था, यहाँ पर हमारा विद्युत क्षेत्र था। और जब आवेश नियत वेग से गति करता है, जब हमने क्या किया, हमारा करंट शुरू हुआ बहना, आवेश क्या हुआ, गतिशील हुआ नियत वेग से, तो हमने क्या देखा, विद्युत क्षेत्र तो वहां था ही, प्लस में क्या था, एक चुंबकीय क्षेत्र था
जिसके कारण क्या हुआ, हमारी चुंबकीय सुई क्या हो गई, कंपास की सुई क्या हुई, हमारी विक्षेपित हो गई। तो ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जब आवेश रुका हुआ होता है तो हमारा वहाँ पर हमारा क्या होता है, सिर्फ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। लेकिन जब आवेश गतिशील होगा तब क्या होगा, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे। इतनी बात समझ में आई। ये हमारा ओरस्टेड का प्रयोग। तो इस चैप्टर में सबसे मेन है क्या, हमारा ओरस्टेड का प्रयोग। ये था हमारा सब बेसिक चैप्टर की शुरुआत ओरस्टेड के प्रयोग से। तो सबसे पहले हमें ओरस्टेड की पूरी डीपली जानकारी होनी चाहिए कि ओरस्टेड का प्रयोग क्या था, क्या हमारे निष्कर्ष निकल के आए। तो ये टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट पहली वीडियो समझ में आई। पहली वीडियो हमने क्या पढ़ी थी, ओरस्टेड का प्रयोग। तो अब हम अगली, पहला टॉपिक था ओरस्टेड का प्रयोग। अब हम क्या पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। अगला हेडिंग क्या है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। तो इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा कि विद्युत धारावाही चालक अर्थात जिस चालक में धारा बह रही हो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे हमने क्या कहा था, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि यदि एक चुंबकीय क्षेत्र B पहले से ही उपस्थित हो, यहाँ पर तुम चुंबकीय क्षेत्र बना सकते हो। ऐसे मैंने एक बनाया बस, ये चुंबकीय क्षेत्र B, क्या कर सकते हो, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखा देना। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि यदि एक चुंबकीय क्षेत्र B पहले से ही उपस्थित हो और उसके अंदर एक आवेश गतिशील हो, क्यों आवेश है, क्या है, गतिशील है v वेग से। ये एक चुंबकीय क्षेत्र है B और क्यों आवेश v वेग से गतिशील है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र उस आवेश पर कितना बल कैसे लगाता है। एक बार फिर से, जैसे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र क्या करता है, द्रव्यमान पर बल लगाता है। जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होता है वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कहाँ बल लगाता है, आवेश पर बल लगाता है। ठीक उसी प्रकार जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र पहले से ही उपस्थित हो तो वह अपने से गुजरने वाले आवेश पर एक बल लगाता है। तो उसी बल के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो क्या है, हमारा B चुंबकीय क्षेत्र है, क्यों हमारा आवेश है जो v वेग से गतिशील है, चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए। अब तुम सोचोगे कि हमारा गतिशील इसी दिशा में क्यों है, ऐसे क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं, वो हम पढ़ेंगे केस में। इसकी स्थिति आएगी तब हम दिखाएंगे कि अगर वो इस दिशा में होगा तब क्या होगा और ऊपर की तरफ होगा तब क्या होगा। तो इसकी थ्योरी लिखेंगे कि माना एक क्यों आवेश क्यों v वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से क्यों आवेश क्या है, गतिशील है, थीटा कोण बनाते हुए। समझ में आई ये लाइन। तो आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल। तो स्टूडेंट हमारे प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से गतिशील है तो उस पर लगने वाला बल F आवेश के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब सभी को पता है कि आवेश की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा बल भी बढ़ेगा, आवेश घटेगा तो बल भी घटेगा। तो बल किसके समानुपाती होता है, आवेश के। यानी मतलब जितना ज़्यादा आवेश हम चुंबकीय क्षेत्र में लेकर आएंगे, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज़्यादा बल लगाएगा किस पर, आवेश पर। इसका मतलब समझ में आया। दूसरी बात क्या थी कि जो हमारा बल है वो बल चुंबकीय क्षेत्र B के समानुपाती होता है। लिख सकते हो यहाँ पे जो बताया है कि जितना ज़्यादा आवेश हम चुंबकीय क्षेत्र में लेकर आएंगे, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही बल कहाँ लगाएगा, आवेश पर लगाएगा।
तो एफ अनुक्रमानुपाती या समानुपाती किसके है, बी के। यानी मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा उतना ही ज्यादा बल लगेगा किस पर, आवेश पर। यानी चुंबकीय क्षेत्र जितना ज्यादा होगा उतना ही बल लगाएगा। और तीसरी बात क्या निकल के आई कि एफ अनुक्रमानुपाती होता है वी साइन थीटा के। अब देखिए ये वी साइन थीटा कहाँ से आया। वी साइन थीटा, जब हमारा चुंबकीय क्षेत्र बी है और थीटा कोण बनाते हुए आवेश गतिशील है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक, एक क्षैतिज घटक। ऊर्ध्वाधर घटक और ये क्षैतिज घटक। सबने वेक्टर में पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा एक बार देख लो। अगर हमारा क्षेत्रफल, जैसे कि यहाँ क्या है, आवेश v वेग से गतिशील है, मान के चलो क्षेत्रफल थीटा कोण बनाता है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। जो हमारा थीटा से जुड़ा हुआ है घटक, जैसे थीटा इसमें नहीं है, इस घटक में थीटा है, तो वो होगा a कोस थीटा, और जो जिसमें थीटा नहीं है वो होगा a साइन थीटा। ये है हमारा याद करने का। लेकिन एक दूसरा तरीका इसे समझने का है कि जब हम इसके यहाँ पर लंब डाल देंगे, पेन क्या करेंगे, हमने यहाँ पर लंब डाल दिया तो थीटा के सामने की भुजा क्या होगी, लंब, और एक लंब हमने यहाँ डाल दिया, एक लंब हमारा ये यहाँ डल गया, एक यहाँ पे। जब ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। कैसे हुआ ये थीटा, एकांतर कोण, एकांतर कोण है थीटा। थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब, ये लंब है। थीटा के सामने की भुजा क्या हुई, लंब। और हमारे घटक होते हैं साइन या कोस। तो लंब कौन से में आएगा, साइन में आएगा, कोस में। सभी को पता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो इसलिए ये घटक क्या हुआ हमारा, साइन थीटा का, और ये घटक हुआ हमारा कोस थीटा, क्योंकि ये क्या है हमारा आधार। ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो आधार किस में आया हमारा, कोस थीटा में। और ऐसे इसमें ये लंब हुआ, आधार, कर्ण, तो ये क्या हुआ हमारा साइन थीटा। इतनी बात समझ में आई। तो क्या हो गया, एफ अनुक्रमानुपाती वी साइन थीटा। तो इन तीनों से क्या बनेगा मिलकर, एफ अनुक्रमानुपाती किसके होगा, क्यू बी वी साइन थीटा। तो अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू के, जहाँ पर के क्या ले लिया 1, तो एफ बराबर क्या हो गया हमारा क्यू वी बी साइन थीटा। इम्पोर्टेंट है ये। तो एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। इसको हम सदिश रूप में लिखेंगे, तो सदिश रूप में लिखने पर क्या होगा, एफ बराबर क्यू वी क्रॉस बी, क्योंकि हमने पढ़ा है वेक्टर में ए बी साइन थीटा बराबर क्या होता है, ए क्रॉस बी। तो इसलिए वी बी साइन थीटा को क्या लिखेंगे, वी क्रॉस बी। इतनी बात समझ में आई सभी के। तो अब विशेष स्थितियां जो मैंने बताया था कि हमारा क्यों इसी थीटा कोण से गतिशील क्यों है, इसमें क्यों नहीं, इसमें क्यों नहीं। तो अब हम देखेंगे कि यदि हमारा थीटा, स्थितियां करेंगे। पहली स्थिति है यदि हमारा थीटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यदि हमारा आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में v वेग से गतिशील है। सभी को दिखाई दे रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ये है और ये हमारा आवेश है, v वेग से गतिशील है। किस दिशा दिखा रखी, कौन सी दिशा है ये, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। यहाँ पे जब ये थीटा है, अगर हमारी ये भुजा यहीं पे आ जाए ये वाली साइड, तो थीटा क्या हो जाएगा 0। एक जो समांतर है उनके बीच क्या होता है कोण, 0 डिग्री। तो क्या होगा कि यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तब फॉर्मूले से F बराबर क्यू वी बी साइन 0। साइन 0 का मान कितना होता है 0। तो F बराबर क्या आ गया हमारा 0। तो यानी मतलब क्या होगा, यदि हमारा आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिशील है तो आवेश पर कोई भी बल नहीं लगेगा।
इतनी बात समझ में आई। उसके बाद क्या है, दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति में क्या होगा कि यदि हमारा Q आवेश चुंबकीय क्षेत्र से समांतर तो है लेकिन विपरीत दिशा में है। सभी को दिखाई दिया, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये आवेश की दिशा विवेग से गतिशील है, विपरीत दिशा में है। तो एंगल कितना बनेगा यहाँ पर 180 डिग्री। समझ में आई इतनी बात, कितना बनेगा एंगल 180 डिग्री। तो इससे क्या पता चला कि यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर विपरीत दिशा में गतिशील है तब थीटा बराबर 180 डिग्री, तो एफ बराबर क्या होगा QVB साइन 180 डिग्री। और साइन 180 डिग्री का मान क्या होता है 0। तो एफ बराबर क्या आया हमारा निकल कर 0। तो इससे क्या पता चला कि यदि हमारा आवेश चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिशील है तब उस पर कोई बल नहीं लगेगा। इतनी बात सभी को समझ में आई। उसके बाद हमारा केस थर्ड। तीसरे केस में क्या है कि यदि हमारा आवेश Q v वेग से गतिशील है लेकिन चुंबकीय क्षेत्र B से 90 डिग्री बनाते हुए, कितना कोण बनाते हुए 90 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री। तो क्या है, यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तब F बराबर फॉर्मूला लगाएंगे QVB साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान क्या होता है मैक्सिमम होता है। तो F क्या आएगा हमारा निकल कर F मैक्सिमम बराबर QVB। F मैक्सिमम बराबर, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है और 1 की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करो वही संख्या आएगी। तो F मैक्सिमम बराबर QVB। इतनी बात सभी को समझ में आई। इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा। क्या निकाल लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। तो क्या होगा, सूत्र से अभी हमने जो फॉर्मूला निकाला क्या, F मैक्सिमम बराबर QVB। तो यहाँ पर F क्या हमारा बल, Q क्या है हमारा आवेश, V हमारा वेग और B हमारा चुंबकीय क्षेत्र। तो B बराबर क्या होगा F मैक्सिमम, ये QV क्या कहाँ चले जाएंगे अपोन में, मैथमेटिक्स के होंगे सभी। तो B इज इक्वल टू F मैक्सिमम अपॉन QV। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक लिखे तो मात्रक क्या होगा, F का मात्रक न्यूटन। ये सबने 11th में पढ़ लिया होगा, वीमा वाला चैप्टर है उसमें सबने मात्रक और वीमा निकालनी पड़ी होगी। तो F का मात्रक न्यूटन, Q हमारा आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, V वेग है, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। तो हमारे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हुआ न्यूटन, ये सेकंड हमारा ऊपर चला जाएगा तो हम लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड पर कूलाम मीटर। ठीक है, या दूसरा मात्रक लिख सकते हैं न्यूटन हो गया, कूलाम हमारा होता है एम्पियर सेकंड। क्या होता है कूलाम, एम्पियर सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ एम्पियर मीटर। तो मात्रक क्या होगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या इसका दूसरा नाम क्या है टेस्ला। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद हम चुंबकीय क्षेत्र की जब परिभाषा निकाल लेंगे तो क्या होगा, यदि Q बराबर 1 कूलाम है और V बराबर 1 मीटर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है, तब B बराबर क्या होगा हमारा F मैक्सिमम आएगा। तो B बराबर F मैक्सिमम। तो इससे क्या डेफिनेशन निकल के आएगी कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान उस स्थान पर एकांक वेग, वेग एक है, एकांक वेग से गतिशील एकांक आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण के बराबर होता है। बल के परिमाण के क्या हुआ बराबर होता है जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो।
क्योंकि जो हमने ये फॉर्मूला निकाला, कब निकाला, जब हमारा आवेश कहाँ था, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत था। क्योंकि जब हमारा आवेश चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में था या विपरीत दिशा में था, तब हमारा बल क्या आया, 0। ठीक है, तो सब अपना अच्छे से याद करना। आज के लिए नहीं।